आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। इसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के अक्षांश और देशांतरों के बारे में। तो पहले शुरुआत में चंद्रमा यानी मून। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उसे उपग्रह भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। ये इसका नाम नहीं है, ये उपग्रह के लिए ही चंद्रमा शब्द प्रयोग होता है। यानी कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह बिना नाम का है, इसे चंद्रमा या उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की थोड़ी तुलना करें तो ये डायग्राम देखें लेफ्ट हैंड की तरफ। इसमें पृथ्वी का आकार और चंद्रमा का आकार तुलनात्मक रूप से बताए हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है और चंद्रमा की त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। रेड कलर में चंद्रमा की त्रिज्या दे रखी है, ब्लू कलर में पृथ्वी की दे रखी है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो चंद्रमा काफ़ी छोटा है पृथ्वी के मुकाबले। दूसरी बात कि अपना जो घूर्णन अक्ष है पृथ्वी का और चंद्रमा का, उन दोनों का झुकाव भी देखें तो पृथ्वी का जो उत्तर दक्षिण अक्ष है उसकी तुलना में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, घूर्णन अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है और चंद्रमा का अपने उत्तर दक्षिण ध्रुव के मुकाबले घूर्णन अक्ष का झुकाव 6.68 डिग्री है। तो झुकाव इसका काफी कम है चंद्रमा का। तीसरा बिंदु यहाँ पे जो देखें कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाती है उसका वो परिक्रमा पथ जो इसमें ब्लू डॉट लाइन से दिखाया गया है और चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है उसका परिक्रमा पथ रेड डॉट लाइन में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम पृथ्वी के परिक्रमा पथ और चंद्रमा के परिक्रमा पथ दोनों की तुलना करें, यानी कि इन दोनों की जो ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, या मोर प्रिसाइजली आप कहें ऑर्बिटल प्लेन यानी कि जो कक्ष तल हैं, उन दोनों का आपस में झुकाव 5.14 डिग्री है। यानी सिंपली हम इसको ऐसे बोलते हैं कि चंद्रमा की कक्षा का तल पृथ्वी के कक्षा की तल से 5 डिग्री झुका हुआ है। इसका प्रयोग हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझते समय करेंगे क्योंकि वहाँ पर इसका यूज है। फिलहाल यहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपने देखे, एक तो दोनों की यानी पृथ्वी और चंद्रमा की जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसमें अंतर। दूसरा बिंदु आपने देखा कि जो इनका उत्तर दक्षिण अक्ष है और घूर्णन अक्ष है, उन दोनों का झुकाव देखा आपने पृथ्वी का और चंद्रमा का। और तीसरा जो कक्ष तल है उनका इंक्लिनेशन यानी उनका झुकाव देखा। चौथी बात है अब कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, एवरेज डिस्टेंस जो है इसका वो 3,84,000 माना जाता है। इसमें फिगर ये 3,84,405 दे रखा है, ये इसका एवरेज फिगर है। यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसको अभी आगे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ये राइट हैंड में जो एनिमेशन दे रखा है इससे समझने की कोशिश करें कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार करता है और आकार में दोनों का क्या रिलेशन है। नीले कलर में पृथ्वी दिखाई दे रही है और थोड़ा सा जो धूसर रंग है, ब्राउन टाइप का कलर है, उसमें चंद्रमा है। तो इस तरह से ये चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, एक घूर्णन पूरा करने में उसको 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने में भी उसको इतना ही समय लगता है। यानी कि चंद्रमा का घूर्णन का समय और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण का समय समान है, जो कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट है। चंद्रमा के लिए इसको एक चंद्र दिवस कहते हैं। जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा घूर्णन करती है, चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में करता है। यानी वहाँ पे दिन और रात 27 दिन के होते हैं, ऐसे करीब 27 दिन में बटे हुए। तो
ये इसका रोटेशन और एवोल्यूशन यानी घूर्णन और परिक्रमण। लेकिन अगर चंद्रमा के परिक्रमण को सूर्य के सापेक्ष देखें, इसके परिक्रमण समय को, तो वो समय जो आता है निकल के वो 29.53 दिन का आता है, और इसको हम एक सिनोडिक मंथ कहते हैं। सिनोडिक मंथ को यहाँ चंद्र महीना कह रहे हैं, एक्चुअली चंद्र महीना लूनर मंथ होता है, लेकिन समझने के लिए इसमें बोल दिया हमने। वैसे तो यहाँ पे 3 शब्द हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, एक सिनोडिक मंथ होता है, एक साइडरियल मंथ होता है, और एक लूनर मंथ होता है। तीनों ही दिन ये लगभग बराबर टाइम पीरियड आता है, यानी कि जब चंद्रमा के परिक्रमण के समय की तुलना सूर्य से करते हैं तब जो समय निकल के आता है वो सिनोडिक मंथ कहलाता है। यदि चंद्रमा के परिक्रमण टाइम की तुलना किसी अन्य नक्षत्र के साथ करते हैं तो वो उसका जो टाइम निकल के आता है साइडरियल डे बोलते हैं, नक्षत्र महीना बोलते हैं। और तीसरा शब्द है ये चंद्र महीना, तो ये लगभग जो तीनों निकल के आते हैं वो 29 दिन और 29.5 दिन के निकल के आते हैं, यानी कि 29.53 दिन के निकल के आते हैं। अब जैसा मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती है, यानी कि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कभी वो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, तब उस स्थिति को अपभू या एपोजी स्थिति कहते हैं, और कभी वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, उस स्थिति को उपभू या पेरिजी कहते हैं। और इनकी जो दूरी निकल के आती है वो अपभू की दूरी लगभग 4,05,000 किलोमीटर निकल के आती है, और पेरिजी की दूरी लगभग 3,60,000 किलोमीटर निकल के आती है, और एवरेज डिस्टेंस जो सूर्य और जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का माना जाता है वो 3,84,000 किलोमीटर माना जाता है। अब ये नीचे की तरफ मैंने चंद्रमा की कलाएं दिखाने के लिए एक डायग्राम लगा रखा है। तो कला चंद्रमा की यानी फेजेस, यानी कि चंद्रमा का कितना भाग कब चमकता है। तो जब आसमान में हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमेशा हमें वो एक जैसा चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, कभी तो वो पूरा चमकता हुआ दिखता है। उस दिन को हम फुल मून डे बोलते हैं, यानी पूर्णिमा बोलते हैं। और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे उसका आकार घटता जाता है, यानी चमकदार भाग कम होता चला जाता है, और फिर एक स्थिति आती है जब वो हमें बिल्कुल ही आसमान में दिखाई नहीं देता। उस स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। और न्यू मून डे के बाद फिर उसका चमकना बढ़ता चला जाता है, यानी कि उसका चमकदार भाग बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये क्रम इसका चलता रहता है। तो न्यू मून डे और फुल मून डे के बीच में जो स्थितियां आती हैं इसकी चमक की, उन स्थितियों को कला कहते हैं। इन्हें समझने के लिए हम डायग्राम समझते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश जितने भाग पर पड़ता है, चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पहले डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट हैंड की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले न्यू मून डे आ रहा है, यानी ये वो दिन है जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अमावस्या कहते हैं, काली रात कहते हैं दिन को हम, यानी कि पृथ्वी की तरफ का जो हिस्सा है चंद्रमा का, ऊपर देखेंगे डायग्राम में आप एरो के पास में, तो अपोजिट साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन जो सरफेस अर्थ फेसिंग है उधर लाइट नहीं गिर रही है, इसलिए चंद्रमा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये न्यू मून डे है। इसके बाद फिर इसका कुछ भाग चमकीला होता चला जाता है, यानी कुछ भाग पर प्रकाश गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका चमकीला भाग बढ़ना शुरू होता है। इसको हम वैक्सिंग मून कहते हैं, WAXING, वैक्सिंग मून। और ये शेप जो पहला दूसरा चित्र बन रहा है इसमें क्रीसेंट की बन रही है, हंसिया के आकार की बन रही है चमकीली, इसलिए इसको वैक्सिंग क्रीसेंट कहते हैं। इसके बाद फिर इसका आधा भाग चमकता है, तो इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। और इसके बाद फिर धीरे से आप देखोगे पूरा चंद्रमा चमकने लग गया, यानी कि पूरे भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, तो वो फुल मून डे है। और यहाँ तक ये वैक्सिंग मून कहलाता है, यानी कि इसका चमकदार हिस्सा बढ़ता जा रहा है। चौथाई हुआ, आधा हुआ, फिर 3/4 हुआ, और फिर पूरा हो गया, 4 भाग हो गए इसके। इसके फुल मून डे के बाद में फिर इसका चमकीला भाग घटना शुरू होगा। इसको वैनिंग मून कहते हैं, WANING। वैनिंग मतलब घटती हुई चमक वाला मून। तो पहले 3/4 हो रही है चमक, इसके बाद आधी हो रही है, इसके बाद फिर 1/4 हो रही है चमक,
और फिर इसके बाद पूरी चमक गायब हो रही है। तो इस तरह से न्यू मून आ जाता है। तो ये बीच की सारी अवस्थाएं, एक न्यू मून से लेकर दूसरे न्यू मून तक की सारी अवस्थाएं, इनको कहते हैं हम कलाएं, चंद्रमा की कलाएं। और ये इस पर निर्भर करती है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कितने भाग पर पड़ता है। जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये चंद्रमा के बारे में कुछ बातें हो गई। एक बिंदु यहाँ पे जो अभी रह गया थोड़ा सा, उनको और हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक तो कि चंद्रमा का जो घूर्णन है और चंद्रमा का जो परिक्रमण है वो समय बराबर है, इसलिए चंद्रमा की पूरी सतह पृथ्वी से हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही कभी न कभी हमारे सामने आता है, वही भाग हमें पृथ्वी से देखने पर दिखाई देता है। शेष भाग जो 41% है वो कभी भी अर्थ को फेस नहीं करता, अर्थ की तरफ नहीं आता। इसके पीछे रीजन वही है कि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल एक जैसा है, तो इसलिए वो फेस नहीं कर पाता हमें एक भाग 41%। तो सिर्फ 41% भाग ऐसा है जिसे हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते, और 59% भाग ऐसा है जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं, वो हमें फेस करता है। दूसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो चंद्रमा के बारे में और है, जो एपोजी और पेरिजी से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के लिए हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुपर मून, ब्लू मून और रेड मून। सुपर मून उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पेरिजी की स्थिति में होता है, यानी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, और उस दिन फुल मून डे हो, तो चंद्रमा की चमक सामान्य से 30% बढ़ जाती है और उसका आकार सामान्य से 14% बड़ा लगता है हमें। तो उस पूर्णिमा को जो पेरिजी वाले दिन आती है, उपभू वाले दिन आती है, उसे हम कहते हैं सुपर मून। यानी इस दिन चंद्रमा 14% आकार में बड़ा और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। दूसरी कंडीशन बोलते हैं ब्लू मून। ब्लू मून हम उस स्थिति को बोलते हैं जब किसी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आती है। सामान्य तौर पर एक महीने में एक पूर्णिमा होती है, लेकिन किसी कारण से एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा आती है तो उस कंडीशन को ब्लू मून कंडीशन बोलते हैं। तीसरी स्थिति रेड मून। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्रमा हल्का सा लाल दिखाई देता है पृथ्वी की छाया के कारण, तो उस दिन हम उसको रेड मून बोलते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा के बारे में 3 बातें, सुपर मून, ब्लू मून, रेड मून। अब इसके बाद हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। तो पहले बार जानते हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में। इसमें आप देखें डायग्राम में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसका पथ ब्लू एरो के साथ दिखाया गया है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसका जो पथ है, उसका जो मतलब परिक्रमा पथ है, वो हल्का सा ग्रीन एरो के साथ दिखाया गया है। इस तरह आप इसमें देखेंगे कि चंद्रमा परिक्रमा करते समय पृथ्वी की कक्षा को 2 बार काटता है। इन दोनों बिंदुओं को हम नोड कहते हैं। और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है अपने घूमने के दौरान। और 2 कंडीशन यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते रहते हैं इस तरह परिक्रमा करते समय। इस तरह जो परिक्रमा करते हैं वो, इसमें वो एक सीध में आते रहते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं युति और व्युति हिंदी में। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है साइजीजी, यानी SYZYGE, सिजीजी करके बोलते हैं, युति और व्युति। यानी एक बार चंद्रमा बीच में रहता है, तीनों सीध में रहते हैं, एक बार पृथ्वी बीच में रहती है, तीनों सीध में रहते हैं, तो युति और व्युति। और ये युति और व्युति के दौरान ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में रहता है। इस डायग्राम में आपको चंद्रमा बीच में दिखाई दे रहा है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिर रही है। छाया को देखोगे तो आप 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर छाया के लिए। एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है अम्ब्रा यानी गहरी छाया, और एक पेनम्ब्रा यानी कम गहरी छाया।
हालांकि एक तीसरा शब्द और होता है एंटम्ब्रा, लेकिन वो इसमें नहीं दिखा रखा। फिलहाल 2 ही शब्द समझे, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा वो क्षेत्र जहाँ पे छाया गहरी है। इस जगह पे जो लोग होंगे पृथ्वी पर, उनको सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जो पेनम्ब्रा वाले क्षेत्र में होंगे वहां पे आंशिक सूर्य ग्रहण रहता है, यानी उनको सूर्य का कुछ हिस्सा दबा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण अम्ब्रा और पेनम्ब्रा वाले भाग के आधार पर होती है, और ये स्थितियां बदलती रहती हैं। इसीलिए आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये अलग अलग स्थानों से देखे जाते हैं। किसी स्थान से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है, किसी से नहीं देखा जाता। तो ये स्थितियां हैं। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि ये सूर्य ग्रहण होता कब है। तो ये अमावस्या के दिन होता है, एक बात। दूसरी बात है कि हर अमावस्या को नहीं होता। हर अमावस्या को चंद्रमा तो बीच में आता है पृथ्वी और सूर्य के, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पे ये कक्ष तलों की बात आती है। यहाँ पे भी समझे आप कि चंद्रमा का जो कक्ष तल है ग्रीन कलर का, वो पृथ्वी के कक्ष तल यानी ब्लू कलर के साथ 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए ये तीनों एग्जैक्टली एक सीध में नहीं आ पाते। जब चंद्रमा का कक्षतल पृथ्वी के कक्षतल के साथ शून्य अक्षांश बनाएगा, तभी ये एकदम सीध में आते हैं और तभी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ऐसे कहें हम कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, लेकिन हर अमावस्या के दिन नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि चंद्रमा के कक्षतल का पृथ्वी के कक्षतल से 5 डिग्री झुकाव होना। तो सूर्य ग्रहण के बारे में। अब इसके बाद चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी युति और द्युति इन्हीं पर आधारित है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में, लेकिन अब इसमें पृथ्वी बीच में, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य। यहाँ पे ये दोनों के लिए कंडीशन दिखा रखी है कि जब पृथ्वी बीच में है उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा को घेर लेती है, वो कहलाता है चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर आती है और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो दोनों कंडीशन तुलनात्मक रूप से। तो सूर्य ग्रहण न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन फिर बात तो यही पाएगी कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, जबकि हर पूर्णिमा को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, लेकिन तीनों एग्जैक्टली एक सीध में नहीं आ पाते, क्योंकि वही 5 डिग्री का झुकाव कक्षतल का जो वो एग्जैक्टली सीध में नहीं आने देता। तो इस तरह से हम देखें कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लेकिन हर अमावस्या को नहीं, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं। अब एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो कुल मिलाकर के एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिनमें 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ष में 2 ही ग्रहण है तो वो सूर्य ग्रहण होते हैं। और नॉर्मली एक वर्ष में 4 से ज्यादा ग्रहण नहीं होते, यानी अधिकतम 7 हो सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर 4 से ज्यादा नहीं होते। इस तरह से ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चीजें कंप्लीट होती हैं, जानकारी कंप्लीट होती है आपकी। अब हम इसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारा जो हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि ज्योग्राफी का मुख्य विषय पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल यानी कि भू माने धरती, धरती के बारे में हमारी जानकारी, धरती के बारे में हमारी स्टडी, तो उसकी शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं। तो पृथ्वी जो है हमारा सूर्य के जो ग्रह हैं उनमें तीसरे स्थान पर है दूरी के आधार पर। सूर्य से सर्वाधिक निकट बुध, उसके बाद शुक्र और तीसरे स्थान पर पृथ्वी। आकार में पृथ्वी चपटी है और ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, यानी इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव थोड़े दबे हुए हैं। और देखेंगे आपके भूमध्य रेखा की तरफ थोड़ी बल्जिंग हो रही है, बाहर की तरफ निकली हुई है। और इसकी जानकारी हमें इसके डायमीटर से पता लगती है कि अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोल होती, स्फीरॉइड होती,
तो इसके उत्तर दक्षिण व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास दोनों बराबर होते हैं। लेकिन पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। तो इस तरह से दोनों में 42 किलोमीटर का अंतर है। तो थोड़ा सा चपटी है, ज़्यादा चपटी नहीं है। पृथ्वी की इस शेप को, पृथ्वी के इस आकार को अलग से नाम देते हैं जियोइड। तो कहें कि पृथ्वी कैसी है, तो जियोइड है। पृथ्वी का जो घनत्व है, इसके मटेरियल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 5.5 है, यानी पानी की तुलना में 5.5 गुना भारी है। जितने भी 8 ग्रह हैं सूर्य के, उनमें सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का ही है। यानी कि पृथ्वी का जो पदार्थ है, मैटर है, वो अन्य ग्रहों के पदार्थ के मुकाबले भारी है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य से गैस का एक गोला किसी कारण से अलग हुआ, उसी गैस के गोले से सारे ग्रह बने, उन्हीं में से एक गोले से पृथ्वी बनी, और धीरे धीरे ये ठंडी होकर के वर्तमान स्थिति में पहुंच गई। तो ये पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के धरातल पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये मौजूद नहीं है पृथ्वी पर, सिर्फ हमने ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को सुविधापूर्वक जानने के लिए, बताने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे जाननी जरूरी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक हैं, सिर्फ मैप पर खींची गई हैं, वास्तविक रूप से धरती पर ये मौजूद नहीं है, और ये हमने अपनी सुविधा के लिए खींची हैं। खास तौर से इनके माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति को बेहतर तरीके से हम लोकेट कर पाते हैं, बता पाते हैं। किस तरह से बताते हैं ये आगे देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। सबसे पहले अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के लिए सबसे पहला काम किया कि पृथ्वी के जो ग्लोब है उसको हमने ऊपर और नीचे 2 बराबर भागों में बांटा। 2 बराबर भाग एक ही जगह से हो सकते हैं, इसलिए 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा एक ही होगी। वो रेखा हमने खींच ली, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इसको हम आधार रेखा मानते हैं और 0 डिग्री का नाम दे दिया। तो सबसे पहले पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा खींची 0 डिग्री। फिर इस 0 डिग्री को आधार मानते हुए अन्य रेखाएं हमने खींची। लेकिन सबसे पहले इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी के ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर के भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध नाम रख दिया। गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग। अब भूमध्य रेखा को आधार मानकर उत्तरी गोलार्ध में 90 समानांतर रेखाएं खींची और दक्षिणी गोलार्ध में 90 समानांतर रेखाएं खींची। ये समानांतर रेखाएं पूरी गोलाई में हैं पृथ्वी की और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इन्हीं समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 180 है, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण। यानी ये किसी बिंदु के बारे में उसकी उत्तर या दक्षिण स्थिति को बताती है। तकनीकी तौर पर अगर हम इसकी परिभाषा दें अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ कोणीय दूरी को बताने वाली रेखा है। यानी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से किसी बिंदु की उत्तर या दक्षिण की तरफ कोणीय दूरी को बताने वाली रेखा है। जैसे इधर लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम में 40 डिग्री अक्षांश के बारे में बताया गया है कि ये 40 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से सतह पर 40 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस को बता रहा है, 40 डिग्री कोणीय दूरी को बता रहा है। अगर पॉइंटर के माध्यम से इसको देखें तो देखिए यहाँ ये विषुवत रेखा है ये, और ये दूरी ये पूरी दूरी, इसको कहेंगे हम 40 डिग्री कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। यानी कि ये वाला बिंदु पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से 40 डिग्री दूर है। तो इस तरह से हम इसको अक्षांश रेखाओं को व्यक्त करते हैं।
अब इसमें देखेंगे प्रमुख अक्षांश रेखा, यानी कि ये हमने टोटल खींच ली है और मैंने जैसे बताया कि ये समानांतर है एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ये दूरी अगर देखें, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखें हम, तो वो लगभग 111 किलोमीटर है। हालांकि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बदलती है, फिर भी एवरेज हम इसको 111 किलोमीटर लेके चलते हैं। यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री की रेखा या 2 डिग्री से 3 डिग्री की रेखा 111 किलोमीटर दूर होगी। अब प्रमुख अक्षांश रेखाओं में हम देखते हैं, तो ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड की तरफ जो लिखा हुआ है उधर देखें। ये बीच में 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इसके दोनों तरफ ये 23.5 डिग्री उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है। पूरी गोलाई में है, ध्यान रखना। इसके बाद ऊपर उत्तर में देखेंगे तो 65.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक वृत्त, और फिर ऐसे ही नीचे दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त है। और फिर 90 डिग्री उत्तर में नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये बिंदु है बिल्कुल। ऐसे ही दक्षिण में 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान रखेंगे कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी रेखा है, इसलिए हम इसे ग्रेट सर्किल कहते हैं। बाकी सारी अक्षांश रेखाएं क्रमशः छोटी होती चली जाती हैं। जैसे जैसे उत्तर में या दक्षिण में बढ़ेंगे, इनकी दूरी क्रमशः छोटी होती चलेगी, आप देख सकते हैं। और अंत में जाकर के उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दोनों बिंदु मात्र रह जाती हैं। ये रेखा नहीं है, बिंदु मात्र रह गई। इस तरह से ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई। और इन प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को हमने फिर भौगोलिक क्षेत्रों में बांट रखा। तो सबसे पहले ट्रॉपिक्स के बीच की दूरी यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, दोनों के बीच का ये जो रेड जोन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये दोनों गोलार्धों में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशों तक, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है, साल भर गर्मी। और इसका टेम्परेचर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ टेम्परेचर लिखा हुआ है 24 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री के बीच में उत्तर में, और 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में दक्षिण में। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि पूरे ट्रॉपिकल जोन में साल भर टेम्परेचर 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है। तो ये उष्ण कटिबंध हो गया। जो भी क्षेत्र इसमें आएंगे उनको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। तो दक्षिण भारत का हिस्सा इसी में आता है, जो कि आगे अभी समझ में आएगा। इसके बाद आप दोनों गोलार्धों में ग्रीन कलर का जोन देखोगे, जो कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक उत्तर में और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक दक्षिण में, यानी 23.5 से 66.5 तक दक्षिण में और 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में। इनको बोल रहे हैं हम टेम्परेट जोन, ग्रीन कलर में। टेम्परेट जोन का हिंदी में अर्थ है शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत और उष्ण, यानी कि यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। कटिबंध यानी कि बेल्ट है, ये पूरी जोन है, पूरा पूरा घेरे हुए, इसलिए कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध के 2 क्षेत्र हैं, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों बारी बारी से आती हैं। फिर इसके बाद दोनों ध्रुवों की तरफ ब्लू कलर का जोन देखोगे, जिसे हम कह रहे हैं पोलर जोन या ध्रुवीय क्षेत्र, या फिर इन्हें बोलते हैं शीत कटिबंध। यानी कि 66.5 डिग्री के उत्तर में और 66.5 डिग्री के दक्षिण में 2 ध्रुवीय जोन है, जहां पर शीत कटिबंध यानी साल भर सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है साल भर। वो टेम्परेचर देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ दिखा रखा है, -7 से -23 डिग्री सेल्सियस तक उत्तर में है, और ये -33 डिग्री के आसपास दक्षिण में है। दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा ठंडा रहता है उत्तरी ध्रुव के मुकाबले। तो इस तरह से ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं और उनके बीच के क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से हमने बांट रखे हैं। अब इसके बाद आती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं के लिए हमने उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए रेखाएं खींची, जिनकी कुल संख्या 360 है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए रेखाएं खींची गई हैं। इसका मतलब ये समानांतर नहीं है एक दूसरे के, यानी ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव के पास आके मिलती हैं आपस में और दक्षिणी ध्रुव के पास आकर के आपस में मिलती हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर थी, वो कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं थी। तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई हैं। कुल संख्या इनकी 360 है। इनमें एक काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री मान ली गई है हमने,
जो कि लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, उसको हम ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसको आधार मान करके हमने पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है। यानी कि 0 डिग्री के राइट हैंड की तरफ पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिमी गोलार्ध, यानी गोले के आधे भाग। तो जो भूमध्य रेखा थी उसने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, और 0 डिग्री देशांतर ने पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा है। तो सॉरी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है। तो इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हैं उनको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में मौजूद हैं। इनकी भी अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन दें अक्षांश की तरह, तो ऐसे कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर से पृथ्वी की सतह पर पूरब और पश्चिम की तरफ किसी स्थान की एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी को बताती है। जैसे अभी सामने फेस करते हुए जो इधर ग्लोब है उसमें आप देख रहे हो कि 0 डिग्री से लेफ्ट हैंड की तरफ 15 डिग्री लिखा हुआ है, राइट हैंड की तरफ 15 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये स्थान 0 डिग्री से 15 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर है, कोणीय दूरी पर है, कोण के हिसाब से इनकी दूरी है। तो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब और पश्चिम की तरफ कोणीय दूरी को बताती हैं। उसी तरह अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ कोणीय दूरी को बताती हैं। तो ये दोनों कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस को बताती है। तो इस तरह से इनकी संख्या कुल 360 हुई। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक साथ समझते हैं। तो एक साथ ये दोनों ग्लोब हैं, इनमें आप देखिए कि इधर लेफ्ट हैंड की तरफ डार्क डॉट कलर में इक्वेटर बनी हुई है, डायरेक्शन देखिए 0 डिग्री है, और इधर ये राइट हैंड वाले में उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए 0 डिग्री बनी हुई है डार्क डॉट में। तो इस तरह से 2 0 डिग्री है, एक 0 डिग्री अक्षांश है और एक 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री अक्षांश को हम इक्वेटर कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये इस तरह से देशांतर और अक्षांश एक साथ हमने खींची है पूरी। तो एक साथ जब हम इनको खींचते हैं तो ये पूरा एक जाल बन जाता है, नेट बन जाता है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड के माध्यम से हम किसी भी स्थान की स्थिति को पता करते हैं, जानते हैं कि कौन स्थान कहाँ पर स्थित है। इसे अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे कि हम प्रधान जो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं उनको जान लेते हैं। यानी कि जैसे अक्षांश रेखाओं में प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी, वैसे ही देशांतर रेखाओं में प्रमुख देशांतर रेखाओं को जान लेते हैं। तो 2 देशांतर रेखाएं प्रमुख हैं, एक 0 डिग्री वाली जो इधर रेड कलर में बनी हुई है, इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजर रही है। ऊपर सफेद कलर एरो में मार्क कर रखा है वो स्थान ग्रीनविच इंग्लैंड में है, लंदन के पास है। तो इसको हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। दुनिया में समय की गणना जो हम करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन जो हम करते हैं, इस प्राइम मेरिडियन से ही करते हैं। और दूसरी रेखा है 180 डिग्री वाली जो कि कॉमन है, यानी कि 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ चलें तो 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ते हुए 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही फिर पूरब की तरफ चलें तो 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते हुए 180 आएगा, यानी 180 डिग्री दोनों तरफ से कॉमन है। इस 180 डिग्री को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये इधर यहाँ बेरिंग सागर है, देखो मैप में, साइबेरिया और अलास्का के बीच में, इधर से होकर के नीचे प्रशांत महासागर से होकर के गुजर रही है। हालांकि रास्ते में इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, तो ये अभी समझाएंगे कि यानी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पैरेलल माना गया है, लेकिन 5 स्थानों पर इसको मोड़ दिया गया है। तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बस ऐसे कहो कि 2 देशांतर रेखाएं प्रमुख हैं, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं और 180 डिग्री को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं। इन दोनों रेखाओं के साथ पूर्व व पश्चिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी सारी रेखाओं के साथ में हम पूर्व व पश्चिम का इस्तेमाल करते हैं देशांतर के साथ में। तो देखिए, जिन रेखाओं के साथ में ईस्ट या वेस्ट शब्द लिखा हो वो देशांतर है, और जिन रेखाओं के साथ में नॉर्थ या साउथ लिखा हो वो अक्षांश है। तो जब भी किसी स्थान की स्थिति बताते हैं हम, तो उसके साथ में हम डिग्री में एक फिगर लिखते हैं, उस फिगर के साथ ईस्ट या वेस्ट और नॉर्थ या साउथ लिखते हैं। तो ईस्ट या वेस्ट लिखा है तो वो देशांतर को बता रहा है, नॉर्थ या साउथ लिखा है तो वो
अक्षांश को बता रहा है। तो इस तरह से किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं इन स्थितियों को, और किस तरह से टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, और किस तरह से हम डेट की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से डेट बदलती हैं, इन सारे बिंदुओं को हम समझेंगे और अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करें।